मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। यानी किसी स्थान विशेष का जब प्रति घंटा प्रति पल किसी स्थान विशेष का प्रति पल प्रति घंटा उसके तापमान में, उसके वायु दाब में, उस स्थान विशेष के वायु दाब में जो परिवर्तन होता है, उसकी आर्द्रता में जो परिवर्तन की स्थिति पाई जाती है, यह परिवर्तन उस स्थान का मौसम कहलाता है। जबकि किसी स्थान विशेष का, ये स्थान विशेष है, क्षेत्र विशेष भी इसको कह सकते हैं। जैसा हम लोग एरिया लें, जो औसत मौसम होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अब औसत कितने दिनों का? यह बहुत ही लंबे अवधि की, बहुत ही जो लंबी अवधि होती है, उस अवधि में जो है मौसम का औसत निकाला जाता है। 100 साल, 200 साल, 400 साल, इस तरह की अवधि में किसी स्थान विशेष के मौसम का जो औसत निकाला जाता है। मौसम का औसत निकालने का मतलब है कि उस स्थान विशेष का तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, जो जैसी स्थितियां हैं, जो मौसम के परिवर्तन के लिए, पल पल प्रति घंटा प्रतिदिन परिवर्तन के लिए जो जिम्मेवार होते हैं, उसका अगर औसत निकाला जाता है तो जलवायु कहते हैं। बिल्कुल गाना को अगर आप समझते हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, इसका मतलब कि मौसम प्रति पल बदलने वाली स्थिति होती है। यह आपके गाने को अगर आप जहन में रखेंगे तो जलवायु और मौसम में अंतर बिल्कुल स्पष्टता से समझ पाएंगे। आइए हम वायुमंडल की संरचना को देखते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत जरूरत है। और जब आप समझ जाएंगे तो इसमें जो इस हर एक वायुमंडल जो 5 लेयर्स में बटे हुए हैं, हर एक लेयर्स की अपनी खासियत है, अपनी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं से सवाल आता है। अगर हम पृथ्वी की धरातल की बात करें, या पृथ्वी की धरातल है, और धरातल से अगर हम 10 किलोमीटर ऊंचाई तक की बात करें, तो यह जो लेयर्स में वायुमंडल बटा हुआ है, ये पहला लेयर है, इसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। यह लेयर जो है क्षोभ मंडल, औसत की बात की जा रही है। और यह जो क्षोभ मंडल है, इसी को हम लोग अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जितनी भी तरह की मौसमी घटनाएं, जितने भी तरह की जो मौसमी घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं से मतलब है, मैंने कहा जो सीजन बदलते हैं, यानी तापमान, वर्षा, आर्द्रता, बादल, ये जितने भी तरह के मौसम में घटने वाली, यानी मौसम से संबंधित जितनी घटनाएं हैं, वह सब के सब इसी मंडल में होते हैं। और हमारी जो ऑक्सीजन की सांद्रता, जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, या अधिकांश गैसों की सांद्रता होती है, यह यही होती है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि किस मंडल में बादल बनने की घटना होती है, वर्षण की स्थिति, तापमान में बहुत तेजी से परिवर्तन की स्थिति जो सीधा मानव को प्रभावित करता है, वह कौन से मंडल में होता है। अगर हम आगे बात करें तो 10 किलोमीटर से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में जो वायुमंडल एक लेयर में बटा हुआ है, इसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। समताप यानी तापमान हर जगह इस मंडल में, यहां जो तापमान होगा, यहां तापमान हो, सब जगह यहां तापमान बराबर होगा, वायु का तापमान बराबर होगा। इसका जो निचला लेयर है, यह जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी लेयर का जो ऊपरी लाइन है, इसी को हम लोग क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं, ट्रोपोस्फाउस के नाम से जानते हैं। इसी के आसपास जो है ओजोन का एक लेयर पाया जाता है, यानी क्षोभ सीमा से ऊपर और समताप मंडल के निचली परत में जो है ओजोन का लेयर पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है।
और यह जो ओजोन लेयर है O3, यह सूरज से आने वाले जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसको यह रोकता है और उसको परावर्तित करके रिफ्लेक्ट करके फिर से यूनिवर्स में भेज देता है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज को, है ना, सीधा प्रवेश मिल जाए तो मानव के शरीर पर पड़ते ही त्वचा कैंसर के लिए, स्किन कैंसर के लिए जो है कारक बन जाएगा। ओजोन लेयर, ओजोन क्या एक लेयर में है, एक लेयर में है और यह क्षोभ सीमा के साथ समताप मंडल के सबसे निचली भाग में पाया जाता है। जो हमारी CFC गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं, जो AC से लेकर के जितने भी कूलेंट हैं उसमें यूज होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उनकी वजह से ये जा कर के ओजोन से रिएक्शन करते हैं और ओजोन से रिएक्शन करके इसे O2 में बदलते हैं, O3 O2 में बदल जाता है। इसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन के नाम से आते हैं, ओजोन का क्षरण करते हैं। ओजोन के क्षरण होने से जब ओजोन टूट जाएगा, लेयर उसके टूट जाएंगे, उसमें छिद्र हो जाएगा, तो ऊपर से आने वाले जो सूरज की किरणों के साथ अल्ट्रा वायलेट रेज है वह सीधा धरती पे पहुंचेगी और धरती पर रहने वाले जो मानव है, जीव जंतु हैं, उस पर वो हानिकारक जो रेज है अल्ट्रा वायलेट रेज ऑप्शन, वह क्या करेंगे, कैंसर के कारण बनेंगे। तो ओजोन की स्थिति आपने देखा। जो समताप मंडल है सभी जगह ताप जो है समान होते हैं, इसलिए यहाँ वायु की स्थिति, क्योंकि आपने देखा कि वायु जो है, वायु तो होगा लेकिन पवन नहीं होगा। आपने देखा कि तापमान के अंतर से वायुदाब का निर्माण होता है और उस वायुदाब के जहाँ लो और हाई प्रेशर के निर्माण होने से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वायु तेजी से चलने लगती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। जब इस तरह की किसी भी तरह की जब स्थिति बनेगी ही नहीं, सब जगह तापमान समान होगा तो वायुदाब नहीं बनेगा और इसे जो है विंड्स नहीं चलेंगे, तो यहाँ किसी भी तरह की मौसमी घटनाएं नहीं होंगी और यह बिल्कुल साफ सुथरा लेयर होगा। और यहाँ पर चूंकि न बादल होंगे, न वर्षा होगी, न तापमान भी समान रूप से पाया जाएगा, न कोई बाउंडर की स्थिति होगी। तो यहाँ पर जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन, जिसको वायुयान जो है धरती से जब उड़ते हैं तो उड़ करके इसी मंडल में यानी समताप मंडल में स्थिर होकर के यात्रा करते हैं, गति करते हैं। इसके पीछे का वजह है कि चूंकि सभी जगह तापमान समान पाया जाता है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह की मौसमी घटनाएं, बादल से लेकर के वर्षण से लेकर के जो है विंड तक की स्थिति, विंड यानी तेज पवन, जब वायु जब तेज चलते हैं उसको विंड कहा जाता है, मैंने अभी समझाया। अगर हम इसके ऊपर जाएं तो 50 किलोमीटर से लेकर के यह सीमा जो समताप मंडल की ऊपरी सीमा है, इसको हम लोग समताप सीमा के नाम से जानते हैं, स्ट्रेटोस्पाउज के नाम से जानते हैं। इस समताप सीमा के ऊपर यानी 50 किलोमीटर, हम धरातल से ऊपर जा रहे हैं, धरातल से 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच की जो स्थिति होती है, जो वायु की परत, वायुमंडल की जो परत होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं, मेसोस्फीयर कहते हैं, मेसोस्फीयर, MESOSPHER। और इसकी ऊपरी सीमा मध्य सीमा बनती है। आपने तारों को टूटते देखा होगा, जो तारे टूटते हैं और तारों में यानी जो उल्का पिंड गिरते हैं और रगड़ खा करके जो घर्षण के, वायु के घर्षण के साथ जो जल उठते हैं, जो जलने की स्थिति होती है, इसी मंडल में होता है। उल्का पिंड का जो चमक होती है, जलन होती है, इसी मंडल में होता है। अब हम आगे आते हैं 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई, यानी धरातल से 80 किलोमीटर तक में हमने देखा कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और इसके ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक की जो वायुमंडल की जो संरचना है, जो लेयर्स है, इसको हम लोग बाह्य वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और इसमें आयन या आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह आयन मंडल में के होने से होता क्या है कि जो धरती से जाने वाली रेडियो की तरंगे होती हैं, वह इसी आयन मंडल में टकरा करके यहाँ से जाती हैं और इस आयन मंडल में टकरा कर धरती से गई, आयन मंडल में टकरा करके फिर से जो है ट्रांसमिशन पॉइंट तक पहुंचती हैं। यानी आयन मंडल नहीं होता तो जो रेडियो तरंगों का ट्रांसमिशन होता है वह संभव नहीं होता, यानी रेडियो का संचार
कम्युनिकेशन जो है आयन मंडल की वजह से ही संभव हो पाता है। इसके बाद 400 किलोमीटर से ऊपर का जो लेयर है वायुमंडल का, उस लेयर को हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। और यहां पर बिल्कुल विरल वायु होती है, रेयर। इस विरल वायु का मतलब है कि यहां पर वायु की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है और जो हल्की गैसें होती है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसें पाई जाती हैं और जो जितनी हल्की गैसें हैं इसी लेयर में पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपने वायु की संरचना को देखा, समझा, और जिस वायुमंडल के जिस लेयर में यानी जिस संरचना में जैसी घटनाएं घटती हैं जो मुख्य रूप से जिम्मेवार होती हैं उन पे प्रश्न बनता है। जैसे सवाल बनता है, आप ध्यान दीजिएगा कि रेडियो की तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होकर ट्रांसमिशन का कारण बनती हैं। तो आपको जवाब देना हो कि वह आयन मंडल है जो कि 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच तक इसका विस्तार है। दूसरा जो पूछा जाता है कि हवाई जहाज जो है किस मंडल में ट्रेवल करती है। तो आपको पता होना चाहिए समताप मंडल में ट्रेवल करती है, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह की मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती। इसका मैंने उदाहरण दिया। तीसरा सवाल बन सकता है कि उल्का जो पिंड होते हैं वह जलते हुए किस मंडल में जलने लगते हैं और जलते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको यह मध्य मंडल की स्थिति होती है जहां उल्का पिंड बेसिकली क्या होते हैं, ये पत्थर के टुकड़े होते हैं जो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, स्पेस से गिरते हैं और यहाँ पर वायु के साथ रगड़ खा करके जल उठते हैं, जो कि हमें दृश्यमान होते हैं, हमें विजिबल होते हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम की परतों की अगर बात करें तो यह एक्सोस्फीयर में, बहिर्मंडल में पाए जाते हैं। इस तरह से आपसे सवाल बनता है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। वायु और पवन में अंतर आपने देखा हो, एयर और विंड में अंतर आपने देखा। उसमें मैंने बताया कि जब वायु तेजी से चलने लगती है यानी चलने लगती है, उसमें मोशन हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। अगर हम पवनों को देखें तो इसे 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, अस्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने, ट्रेडिशनल विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। पृथ्वी को अगर हम ग्लोबीय रिप्रेजेंटेशन दें, पृथ्वी को इस रूप में बांटें, तो मैंने यह बताया कि पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटती है, जो 6 क्लास में मैंने बताया था, वह अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है। इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इस चैप्टर को यानी पवनों को देखने से पहले आपको सलाह दी जाती है, एक नसीहत दी जाती है कि 6ठा क्लास में जो मैंने अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था, उस समय जो तापमान का वितरण, जो सूरज की किरणें कैसे सीधी पड़ती हैं और कैसे अक्षांशीय स्थिति में उसका जो है धरातल से तिरछापन बढ़ते जाता है, तापमान के वितरण को हमने पढ़ाया था। आपको सलाह दी जाती है कि एक बार टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं और 6ठा क्लास की एनसीईआरटी के जो सारे चैप्टर्स हैं उसको देख लें, क्योंकि उसी कंसेप्ट पे, उसी बेस पर, जो कुछ कंसेप्चुअल बेस है, उसी बेस पे, उसी आधार पर आगे की बात की जा रही है। यहाँ पर सूरज की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है, मैंने बताया था, और सीधी पड़ने की वजह से यह जो विषुवत रेखा का क्षेत्र होता है, इसके दोनों तरफ का क्षेत्र होता है, इसमें जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर कैसा बेल्ट उत्पन्न होगा एयर प्रेशर का, या लो प्रेशर होगा, LP, निम्न दाब का क्षेत्र, निम्न वायु दाब का क्षेत्र LP, और यह भी निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा। दोनों तरफ विषुवत रेखा यह है और इसके दोनों तरफ जो है लो प्रेशर का बेल्ट उत्पन्न होगा। इससे अगर हम उत्तर जाएं तो यहां पर 30 डिग्री अक्षांश के आसपास की जो स्थिति होती है दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। अब इसके पीछे की भी एक मजेदार कहानी है। हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं दोनों को, 30 से 35 डिग्री के जो अक्षांश हैं उत्तर और दक्षिण दोनों में, इसको
यहां पर क्या होता है कि जब वायु यहां से विषुवत रेखा के पास वायु गर्म होती है, तो मैंने बताया कि वायु में गर्म होने के बाद ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है, और इस अक्षांश के आसपास वायु क्या होती है, जमा हो जाती है। जमा होकर ठंडा होकर के संघनित हो जाती है, और संघनित होकर के यहां पर कैसा बेल्ट बनाता है, हाई प्रेशर का बेल्ट बनाता है। इस अक्षांश पर जो अश्व अक्षांश है 30 से 35 डिग्री का अक्षांश है दोनों गोलार्ध में, वहां पर उच्च अक्षांश बनता है, और यहां से उच्च अक्षांश से, जैसा कि आपको पता है, उच्च अक्षांश से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं, और यह जो पवन चलती है इस दिशा में, इसको हम लोग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। यह दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के, जब यहां भी हाई प्रेशर बना, वही प्रक्रिया है हाई प्रेशर बनने का, और यहां पर चूंकि विषुवत वृत्त के पास जो पवनें गर्म हो रही थी, वह वायु जो गर्म हो रही थी वह ऊपर आई, ऊपर आने के बाद जो है ऊंचाई प्राप्त की, और यहाँ पर ठंडा हुई, ठंडा होकर के इस अक्षांश के पास जो है जमा हो गई, संघनित हो गई, इससे यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण हुआ, हाई प्रेशर बेल्ट बन गया, और हाई प्रेशर से आपको पता होगा कि पवनें चलती हैं, और यह जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें के नाम से जाना जाए। सालों भर चलती हैं, यह पवनें सालों भर चलती हैं। यह अस्थाई पवन का उदाहरण, इसको ट्रेडिशनल विंड के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि जो पवन है उसकी दिशा कैसे निर्धारित होती है, नॉर्थ है, यह साउथ है, यह ईस्ट है, और यह वेस्ट। पवन जिस दिशा से चलती है वही दिशा के नाम के साथ उस पवन का नाम रख दिया जाता है। अब आप देखिए, यह जो पवन है जो कि अश्व अक्षांश से, हॉर्स लैटिट्यूड से जो है विषुवत वृत्त की ओर चल रही है, इक्वेटर की ओर चल रही है, 0 डिग्री अक्षांश की ओर चल रही है, इसकी दिशा क्या है, आप देखिए ऐसे आ रही है। तो यह उत्तर और पूरब से चल रही है, इसीलिए इसका नाम उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। अगर हम इस पवन की बात करें तो यह दोनों गोलार्ध में चल रही है, यानी विषुवत रेखा से इधर और विषुवत रेखा से उत्तर और विषुवत रेखा से दक्षिण कर रही है। सालों भर चलने वाली पवनें हैं, अस्थायी पवनें हैं, इसी को हम लोग उत्तर पूर्वी व्यापारिक या वाणिज्य पवनों के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो पवन है वह हाई प्रेशर से जो है, यहाँ हाई प्रेशर है, इधर की ओर लो प्रेशर बनता है, क्योंकि पृथ्वी जब घूर्णन कर रही होती है तो 66.5 डिग्री के आसपास पृथ्वी के घूर्णन की स्थिति के चलते वायु डिफ्लेक्ट हो जाता है, और 66.5 डिग्री के आसपास की जो स्थिति होती है यह लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। और पवनें जो अश्व अक्षांश से चलती है यह इस डायरेक्शन में चलती है, और यह पवनें हमेशा पछुआ पवन के नाम जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पछुआ पवन। यह दोनों गोलार्ध की स्थिति है। यहां भी लो प्रेशर का बेल्ट बना, और मैंने बताया कि कैसे वायु के डिफ्लेक्शन से, पृथ्वी के घूर्णन के चलते इस अक्षांशीय स्थिति में वायु जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है, वहां से हट जाती है, और हटने के बाद जो है खाली जगह जो है लो प्रेशर का बेल्ट बनता है, और इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है पवनें चलती हैं, जिसको हम लोग पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। यह ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र पे हमेशा बर्फ की स्थिति होती है, सूरज की किरण कभी भी सीधी नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर का बेल्ट होता है, और इस हाई प्रेशर से इधर की ओर इस डायरेक्शन में पवनें चलती हैं, इसे हम लोग ध्रुवीय पवनों के नाम से जानते हैं। यह पवन की दिशा की बात करें तो अगर हम इसको देखेंगे, पछुआ पवनों को देखें तो यह क्या है, अगर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम है, तो आप इस पवन को देखिए जो कि अश्व अक्षांश यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री, चाहे उत्तर में या दक्षिण की बात करें, जो पवनें चल रही हैं अस्थायी रूप से, मैंने कारण बताया कि यह हाई प्रेशर का, यह लो प्रेशर का बेल्ट हुआ, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं इस दिशा में। आप यहाँ देखेंगे तो यह जो है इस तरह से चल रही हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग पछुआ पवन के नाम जानते हैं, पश्चिम दिशा से आ रही हैं। और अगर हम ध्रुवीय पवनों की स्थिति को देखें तो ध्रुवीय पवन की स्थिति फिर यही जो है, वही दिशा वही है जो कि वाणिज्य पवनों की है, तो ये पवनें अस्थायी पवनों के नाम से जाना जाता है। अब हम मौसमी पवनों की बात करें, सीजनल विंड्स की बात करें, तो भारत में जो मानसूनी पवनें हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं, जिसके चलते यहाँ बरसात की स्थिति होती है,
और भारत की जो खेती गृहस्थी यानी कृषि अर्थव्यवस्था का जो में जीवन का जो संचार करती है वह पवन स्थानीय पवन का उदाहरण है। वह जो है मौसमी पवन का उदाहरण है और वह मौसम विशेष में चलती है। सॉरी माफ कीजिएगा, स्थानीय पवन नहीं, मौसमी पवन का उदाहरण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसमें भारत में बरसात की स्थिति उत्पन्न होती है। अब स्थानीय पवनों की अगर हम बात करें तो जो उत्तर भारत के मैदानों में गर्मी के दिनों में चलने वाली जो लू है, गर्म हवाएं हैं जिसको लू के नाम से जानते हैं, यह स्थानीय पवन का उदाहरण है। लू क्या है? गर्मी के मौसम में यह स्थानीय स्तर पर बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में इसे लू के नाम से जाना जाता है। यह स्थानीय पवन का उदाहरण है और यह विशेष समय अवधि में ही चलता है ना, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा।